आज जो है दो काम हमने करने। सबसे पहले तो हम इस तरह करेंगे कि हम देखेंगे कुछ ट्रिगर्स हैं हमारे पास वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उन ट्रिगर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो ट्रिगर जो हैं वो हमारे डेटा ब्लॉक्स के ट्रिगर्स हैं ज़्यादातर 99%। एक आध जो है वो शायद फॉर्म का ट्रिगर हो या किसी आइटम का ट्रिगर हो। जब भी हम डेटाबेस जब बनाते हैं ना, तो उसमें मतलब जब भी हम ये डेटाबेस की डेवलपमेंट करते हैं या डेटाबेस में जो हम टेबल्स बनाते हैं, तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि कुछ टेबल ऐसे भी होते हैं जिसमें कि बिहाइंड द सीन जो है आपका डेटा जो है वो इंसर्ट हो रहा होता है, डिलीट हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। एग्ज़ाम्पल इसकी जो है वो हम दे सकते हैं मिसाल के तौर पे कि एक जनरल स्टोर है, उनका जो है वो चीज़ें वगैरह वो बेचते हैं, ठीक है। आम किसी भी जनरल स्टोर को देख लें जिनका कंप्यूटराइज सिस्टम होता है ना, तो उनमें जो है वो अगर हम देखते हैं कोई बंदा आ जाता है, कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदता है उनसे तो जब वो चीज़ों का जब वो बिल बनाते हैं ना, तो वो जो डेटा होता है ना वो किसी न किसी टेबल में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो वो टेबल उसका नाम हो सकता है ऑर्डर अंडरस्कोर एंट्री, या ऑर्डर्स के नाम से वो टेबल हो, ठीक है ना, या परचेजेस के नाम या आइटम सोल्ड के नाम से वो टेबल हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बिहाइंड द सीन जो है वो साथ साथ एक टेबल और भी है जिसका नाम स्टॉक हो सकता है, जिसका नाम इन्वेंट्री हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो टेबल है वो भी साथ साथ अपडेट हो रहा होता है। या फ़र्ज़ करें कि इन्होंने जो है कोई नए प्रोडक्ट जो है वो एंटर करने हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो तो डायरेक्टली आपके इन्वेंट्री या स्टॉक का जो टेबल होगा वो तो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। ये जो जो आइटम्स एंटर कर रहे होंगे, जो जो आइटम्स इन्होंने स्टोर ने परचेज़ किए होंगे ना, तो उन आइटम्स की डिटेल ये अपने पास स्टोर कर लेंगे। तो वो आइटम्स की डिटेल वो तो डायरेक्टली स्टॉक के टेबल में चली जाएगी और आपका स्टॉक का टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगा। स्टॉक के टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि मेरे पास इस टाइम पे करंटली अवेलेबल आइटम्स कौन कौन से और उनकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो जब आप एक आइटम जब बेच देते हो किसी को, तो आप वहाँ पे यानी कि स्क्रीन के ऊपर मैनुअली ये काम नहीं कर रहे होते कि स्टॉक को भी आप काम कर रहे हैं। यानी कि आपके मिसाल के तौर पे आपके स्टेशनरी की दुकान है आपकी अपनी, ठीक है। आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपके पास एक कस्टमर आता है, वो आपसे 5 रजिस्टर्स इंग्लिश वाले रजिस्टर्स जो है वो ख़रीद के चला जाता है, ठीक है। तो आप तो सिस्टम में सिर्फ ये एंट्री करोगे ना कि उसने मुझसे कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदा, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा, उसकी प्राइस भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डेटाबेस से खुद ब खुद उठ के आ जाएगी प्राइस, ठीक है। और बस आपने उसका जो है वो जो सेव का बटन है या मेक ऑर्डर एंट्री का कुछ शायद वो बटन हो उसके कैप्शन से, या सेव के नाम से वो बटन होगा, आप वो प्रेस करोगे तो ये सारी डिटेल्स जो है एक तो ऑर्डर एंट्री वाले टेबल में चली जाएंगी, और दूसरा काम ये होगा कि आपके स्टॉक के अंदर जो प्रोडक्ट अभी कस्टमर ने ख़रीदा है, 5 नोटबुक्स इसने आपसे ख़रीदी हैं, ठीक है। तो वो जो आपका जो स्टॉक होगा उसमें से 5 नोटबुक्स वो भी इंग्लिश वाली वो कम हो जाएंगी। यानी कि अगर आपने 5 नोटबुक ख़रीदी हैं तो आपकी इन्वेंट्री शुड बी डिक्रीज बाय 5 नोटबुक्स, ठीक है। तो ये बंदा जो है ये आपका जो स्टोर में जो इसका ओनर है या जो भी क्लर्क जो है वो मैनुअली ये काम नहीं करता, ठीक है। एसक्यूएल की क्यूरीज खुद चला के धोने के एक ऑर्डर हो गया तो उसके बाद एसक्यूएल की क्यूरीज नहीं चलाएगा, या फॉर्म के ऊपर भी उसको इस तरह की कोई जो है वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि इंसान है, इंसान भूल भी सकता है, ठीक है। या रश का टाइम है तो रश के टाइम में वो ये करेगा कि हर बंदा आएगा और जो वो बंदा जो चीज़ें ख़रीद रहे तो साथ साथ जो है वो स्टॉक को भी मैनेज कर रहे हैं। नहीं, बिहाइंड द सीन ये काम हो रहा होगा, क्यूरीज चल रही होंगी, ठीक है। कुछ खास ट्रिगर्स के ऊपर ये क्यूरीज चल रही होंगी, ठीक है ना। तो हम उन ट्रिगर्स में से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि एक तो हम काम कर लेते हैं इसके ऊपर जो हमारा डेप्थ का जो टेबल है, ठीक है। तो डेप्थ के टेबल के लिए हमने डेटा ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे इसमें मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। मेरे यहाँ पे डेटाबेस का नाम सिड है, इसलिए मैं इसको सिड देता हूँ, ठीक है। और वैसे ही तो बाय डिफ़ॉल्ट ORCL नाम आ रहा होता है जब आप इंस्टॉलेशन करते हो। डेप्थ का टेबल है, इसे ओके किया, सारे डेटाबेस आइटम्स हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं और इसको फिनिश कर लेते हैं, और अपना जो कैनवस का जो लेआउट विजिट है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। नया कैनवस है, ठीक है, मेरे पे कोई कैनवस पड़ा हुआ नहीं है, नेक्स्ट कर लेते हैं। सारे आइटम्स मुझे कैनवस पे चाहिए, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट टेबुलर, नेक्स्ट कर लेते हैं। और मैं इसमें यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराना चाहता हूँ एट अ टाइम, नेक्स्ट करके और इसको फिनिश कर लेते हैं। इसको जो है वो हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे सेंटर में डिस्प्ले कर देते हैं और फ्रेम को मैं यहाँ पे सेंटर में मूव कर लेता हूँ।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं कि ये जो डेप्थ नंबर है इसको हम डिस्प्ले आइटम बना देते हैं, ठीक है, कि यूज़र इसके अंदर जो है वो आइटम्स वगैरह इसमें एंट्री वगैरह ना कर सके। सॉरी, इसमें इसकी प्रॉपर्टी पहले इसमें जाके और इसका जो आइटम टाइप है ना वो हम चेंज करके इसको डिस्प्ले आइटम कर देते हैं। अब इसमें डेटा तो होगा लेकिन उस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे जो पहली इसके ऊपर जो हम थ्योरी यानी कि सबसे पहले जो हम जो ट्रिगर इसमें जो देखते हैं, जो हम पहले भी वैसे देख चुके हैं कि इंसर्शन से पहले डेप्थ नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू उठा लो और उस मैक्सिमम वैल्यू में एक ऐड करके और आप डेप्थ नंबर की वैल्यू दे दो इसको, ठीक है, इंसर्शन से पहले। तो इंसर्शन से पहले हमारे पास यानी कि इंसर्ट करने से पहले हम ये काम करना चाहते हैं, डेटा इंसर्शन से पहले हम ये काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पे डेटा ब्लॉक जो है हमारा जिसका नाम डेप्थ है, इसका एक ट्रिगर है जिसका नाम है प्री इंसर्ट, ठीक है। ये वैसे मेरे ख्याल से याद पड़ता है, ये पहले कर चुके हैं प्री इंसर्ट, ठीक है, कि इंसर्शन से पहले, ठीक है, अभी इंसर्शन नहीं हुई, इंसर्शन से पहले क्या काम करना है। इंसर्शन से पहले आप सबसे पहले दूसरा करो कि सेलेक्ट करो मैक्स, सेलेक्ट मैक्स डेप्थ नंबर, ठीक है, इनटू यानी कि सेलेक्ट करो मैक्सिमम वैल्यू किस चीज़ की, डिपार्टमेंट नंबर की, और उसको आप सेलेक्ट करके तो एक सेलेक्ट मैक्स डेप्थ नंबर +1 उसमें एक ऐड कर दो और उसको जो है वो डाल दो, स्टोर कर दो या डिस्प्ले करा दो कहाँ पे, आपका जो डेप्थ का जो डेटा ब्लॉक है ना उसके डेप्थ नंबर एक फील्ड है उसकी, ठीक है, उसमें आप डिस्प्ले करा दो। फिर आप बता दो कहाँ से, फ्रॉम डेप्थ टेबल, और इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेव भी हो गया। अच्छा, ये एक काम हमने कर लिया किस चीज़ के ऊपर, प्री इंसर्ट के ऊपर। अब आते हैं अपने दोबारा से इस ऑब्जेक्ट नेविगेटर के पास, एक तो इसमें प्री इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब पोस्ट इंसर्ट का एक ट्रिगर हम लगाते हैं, हम कहते हैं जी कि डेप्थ जो टेबल है ना इसका एक बैकअप टेबल भी बन जाए और उसमें वही रिकॉर्ड्स हो जो कि डेप्थ के टेबल के अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, SQL+ में चला जाऊँगा और वहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूँगा। इसमें टेबल बना हुआ है बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ के नाम से। मैं इस टेबल को सबसे पहले तो ड्रॉप कर लेता हूँ, दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ, बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, ड्रॉप टेबल बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ। कमेंट भी कर लेते हैं। अब एक टेबल हम यहाँ बनाते हैं, क्रिएट टेबल बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, ठीक है, एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डेप्थ, कि भाई बस आप एक नया टेबल बना दो, उस टेबल के अंदर जो है आपने क्या डालना है, उस टेबल में जितनी भी फील्ड्स हैं वो वही वाली फील्ड्स होनी चाहिए जो कि डेप्थ के टेबल की हैं, प्लस डेप्थ के टेबल का जितना भी डेटा है ना वो सारा भी आप उसके अंदर डाल दें। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ डेप्थ के टेबल को, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डेप्थ, तो इसमें तकरीबन कोई 8 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, तो इसमें भी वही 8 रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि डेप्थ नंबर यहाँ पे तो प्राइमरी की है ना, यहाँ पे ये डेप्थ नंबर इज़ नॉट अ प्राइमरी की, ठीक है। हमने कोई कंस्ट्रेंट इसमें नहीं बनाया इस टेबल के ऊपर, हमने टेबल तो बना दी है बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ के नाम से। हमने ये सिर्फ सिंपली इतना कहा है कि भाई बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ जो टेबल है उसमें सिर्फ वही फील्ड्स होनी चाहिए विच आर एग्जिस्टिंग इन डेप्थ टेबल। डेप्थ टेबल में जो 3 फील्ड्स हैं वो इसकी फील्ड्स होनी चाहिए, प्लस जो इसमें डेटा पड़ा है वो इसमें भी होना चाहिए। लेकिन हमने ये कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हुए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं, क्या काम करना था अभी हम करते हैं कि
हम जब भी डेप्थ के टेबल में कोई नई एंट्री एंटर करें ना, कोई नया मतलब कोई नई रिकॉर्ड हम इसमें एंटर करें, तो हम चाहते हैं कि इंसर्ट जो है वो डेप्थ के टेबल में तो हो जाए, लेकिन डेप्थ के टेबल के साथ साथ बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ में भी वो रिकॉर्ड जो है ना वो डेटा आपका वहाँ भी चला जाए। तो ये काम कब हो सकता है? जब एक दफ़ा डेप्थ के अंदर इंजर्शन हो जाए। तो इंजर्शन होने के बाद हम ये काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक क्यूरी है पोस्ट इंसर्ट की क्यूरी, कि इंजर्शन एक दफ़ा कर लो, इंजर्शन के बाद आप फिर ये काम करो। क्या काम करोगे कि भाई आपने बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ का जो टेबल है, उस टेबल में आपने वही डेटा डालना है जो डेटा आप अभी यहाँ पे डाल चुके हो, ठीक है। तो इसके लिए हम डेटा ब्लॉक में आते हैं, डेप्थ, और यहाँ पे हम एक दूसरा ट्रिगर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है पोस्ट इंसर्ट, इंजर्शन के बाद, ठीक है। पोस्ट इंसर्ट में हम ये लिखेंगे कि इंसर्ट वाली मतलब इंसर्ट वाली स्टेटमेंट है ना, इंजर्शन करनी है हमने, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, ठीक है। वैल्यूज़ अब कहाँ से आएंगी? ठीक है, वैल्यूज़ ज़ाहिर सी बात है, वैल्यूज़ वही होंगी जो कि देखिए जब एक डेटा जब इंसर्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर वो डेटा आपको उस ब्लॉक में भी, यानी कि ब्लॉक में भी, और प्लस आपको कैनवस के ऊपर भी वो डेटा नज़र आ रहा होता है आपकी उन फील्ड्स के अंदर। तो जो वैल्यूज़ इंसर्ट के बाद उस फील्ड्स में आ चुकी हैं, वही वैल्यूज़ आप उठाओ और उनको आप बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ के अंदर शो कर दो, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? वैल्यूज़ होनी चाहिए वही जो कि इस टाइम पे डेप्थ डेटा ब्लॉक के डेप्थ नंबर में वैल्यू पड़ी है, ठीक है ना, और डेप्थ जो डेटा ब्लॉक है उसके डी नेम में जो वैल्यू पड़ी है, और डेप्थ जो डेटा ब्लॉक है उसके LOC में जो वैल्यू पड़ी है, वही वैल्यू आप उठा के वहाँ पे इंसर्ट कर दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस तरह से ना हो। मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र जो वैल्यूज़ देता है ना यहाँ पे, ठीक है ना, वो ठीक है, वो तो डेप्थ में जिस तरीके से इंसर्ट होता है होने दो। मैं चाहता हूँ कि यूज़र की ये वैल्यूज़ जो है ना, ये अगर यूज़र जो है वो डी नेम दे रहा है, डिपार्टमेंट का नाम अगर दे रहा है स्मॉल केस के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि अपर केस के अंदर वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाए। तो हम इसके ऊपर क्या कर लेंगे, अपर का फंक्शन यूज़ कर लेंगे कि भाई इसमें जो भी डेटा है उसको सबसे पहले आप अपर में कन्वर्ट करो, अपर केस में, और इसी तरीके से लोकेशन के लिए भी हम उसको अपर केस में कन्वर्ट करवाने के बाद हम उसको जो है वो स्टोर करवाएंगे किस में, बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वाले टेबल में, ठीक है। ये भी हो गया। दो हमने ट्रिगर्स अभी देखे ना, प्री इंसर्ट और पोस्ट इंसर्ट, ठीक है। इनका इफेक्ट जो है वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं रन करता हूँ। सबसे पहले तो इसको एग्जीक्यूट पूरी करते हैं। ये रिकॉर्ड्स पहले से पड़े हुए हैं इसमें अंदर, ठीक है। 40 30 20 10, बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये अब रिकॉर्ड्स जो हैं ये कहाँ से उठ के आ रहे हैं? ये रिकॉर्ड्स आपके डेप्थ टेबल से। अब इसमें नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, ठीक है। नया रिकॉर्ड एंटर यानी कि जब हो रहा है अभी, यहाँ पे अभी इंसर्शन नहीं हुई है, ठीक है। तो इंसर्शन से इंसर्ट से पहले यानी कि जब मैं इसको सेव करूँगा ना, यहाँ पे इंसर्शन करके यहाँ पे जो डेटा डालूंगा, जब यहाँ पे डेटा डालूंगा, जब सेव करूँगा तो ये रिकॉर्ड आपके जो है वो डेप्थ टेबल में जाके सेव होगा। लेकिन सेव होने से पहले या इंसर्शन से पहले प्री इंसर्ट वाला जो ट्रिगर है ना वो चलेगा। वो ट्रिगर क्या करेगा कि डेप्थ नंबर में से जो टेबल है आपका, डेप्थ का जो टेबल है उसके डेप्थ नंबर की जो फील्ड है उसमें मैक्सिमम वैल्यू उठाएगा। 40 है ना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। 40 में एक ऐड कर देगा 41, और वो वैल्यू जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा 41, यानी कि आपके जो नया रिकॉर्ड होगा उसकी जो डेप्थ नंबर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 41, ठीक है। आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम देना है। डिपार्टमेंट का नेम जो है मैं स्मॉल में देता हूँ, ठीक है। मैं उसका नाम देता हूँ मार्केटिंग, और डिपार्टमेंट जो है वो मिसाल के तौर पे पेशावर दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 5 रिकॉर्ड्स अप्लाइड एंड सेव, क्योंकि पहले कुछ रिकॉर्ड्स मैंने डिलीट भी किए थे, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड जो है देखें 41 आ गया ना यहाँ पे। ये 41 किस वजह से है? 41 उस ट्रिगर की वजह से, प्री इंसर्ट ट्रिगर की वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो वैल्यू लिखी है मार्केटिंग, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी है LOC की, ये आपकी चली गई किस टेबल में? डेप्थ के टेबल के अंदर। अब मैं अगर डेप्थ के टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डेप्थ, तो इसमें ये रिकॉर्ड जो है 41 मार्केटिंग पेशावर, ये तो डेप्थ के टेबल के अंदर आ गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज़ जो मैंने दी थी, ये मैंने स्मॉल केस के अंदर दी थी, तो डेप्थ के टेबल में इसी तरीके से जाके स्टोर हो गई।
लेकिन जब मैंने एक और यहाँ पे ट्रिगर बनाया था आपके सामने, ये ट्रिगर पोस्ट इंसर्ट वाला, ये डेप्थ के टेबल में इंसर्शन तो कर लो, लेकिन उसके बाद जो है आप ये काम नहीं करो। ये काम क्या है कि भाई इंसर्ट करो, आप क्या इंसर्शन करनी है, कहाँ इंसर्शन करनी है, बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल के अंदर क्या इंसर्शन हैं, वो ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप देख लें इसको, तो डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट की लोकेशन वो अपर केस के अंदर आपके बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल के अंदर स्टोर हो चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, तो ये देखेंगे 41 मार्केटिंग पेशावर, ये अब स्मॉल में नहीं है, ये कैपिटल के अंदर वहाँ पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। प्लस इसमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके उस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, डेप्थ नंबर नॉट इन 10, 20, 30, 40, 41। आपकी चीज़ डिलीट होगी। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ। अब इसमें जो है, इसमें भी 6 रिकॉर्ड्स हैं, और आपका जो डेप्थ का भी 6 रिकॉर्ड के बच्चे हैं, 10, 20, 30, 40, 41, 41। अच्छा, रिकॉर्ड इसमें कितने रिकॉर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रिकॉर्ड हैं। इसमें एक रिकॉर्ड और है, वो डिलीट कर देते हैं। डिलीट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वेयर LOC is equal to लॉस बेसिस, ठीक हो गया। एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब दोनों में बराबर रिकॉर्ड है, सेलेक्ट, और एक जैसे रिकॉर्ड है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ और सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डेप्थ, दोनों में एक जैसे रिकॉर्ड है, ठीक है। एक ही तरह का डेटा दोनों में पड़ा है। तो ये आपका था कौन सा, दो हमने देख लिए, प्री इंसर्ट एंड पोस्ट इंसर्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर कि एक काम और हम इसमें करना चाहेंगे। हम ये करते हैं कि जब हम इसमें डेटा अपडेट करें ना, ठीक है, आपके डेप्थ के टेबल में जब कोई डेटा हम अपडेट करें, ठीक है, यानी कि इसका लोकेशन चेंज कर दें या इसका डीनेम चेंज कर दें, खैर इसका डिपार्टमेंट नंबर तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये डिस्प्ले वैल्यू है, ठीक है, ये डिस्प्ले आइटम है। तो अपडेशन डेप्थ के टेबल में तो हो, लेकिन डेप्थ के टेबल के साथ साथ बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल जो है ना वो भी अपडेट हो जाए उसके साथ साथ, ठीक है। तो यानी कि मैं अगर यहाँ पे लोकेशन जो है 41 जो आपका डिपार्टमेंट नंबर है, उसकी लोकेशन अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब जब मैं इसको सेव करूँगा ना, तो ये देखें लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन कंप्लीट 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। तो ये जो अपडेशन हुई है, ये अपडेशन सिर्फ डेप्थ के टेबल के अंदर हुई है, ठीक है। ये बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल के अंदर नहीं हुई होगी। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डेप्थ, तो ये जो 41 जो डेप्थ डिपार्टमेंट नंबर है उसका लोकेशन अब क्या है, कराची है, वो मैंने चेंज कर दिया है। लेकिन अगर मैं बैकअप टेबल को सेलेक्ट करके देखूंगा, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, तो वहाँ पे जो 41 नंबर जो डिपार्टमेंट नंबर है, नाम तो ठीक है वो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो लोकेशन है, लोकेशन वहाँ पे तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो मैं अगर ये काम अगर करना चाहता हूँ, ठीक है, ये काम अगर मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इसको मैं दोबारा से मैं इसको अपडेट करता हूँ, टेबल को अपडेट डेप्थ सेट LOC इक्वल्स शावर वेयर डेप्थ नंबर इक्वल्स 41। तो ये काम करने के लिए, यानी कि अपडेशन में अगर यहाँ पे करूँ तो अपडेट आपका डेप्थ का टेबल तो हो गई होगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ का टेबल है वो भी अपडेट हो। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिगर है जिसको हम कहते हैं पोस्ट अपडेट। अपडेट करने के बाद, डेप्थ के टेबल को अपडेट करने के बाद आप अगर कुछ काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट्स, वो कमांड्स आप उस ट्रिगर के अंदर लिखेंगे। समझ आ रही है इसकी, ठीक है। पोस्ट अपडेट, पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में, और प्री का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मैं PLSQL एडिटर को मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ आपके डेप्थ के ऊपर। डेप्थ जो आपका इसका ब्लॉक है, इसका एक ट्रिगर हम और बना रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट अपडेट।
ठीक है, इसमें क्या होना है, इसमें अपडेशन होनी है, इसमें हम चाहते हैं किसी अपडेशन हो जाए, आपका बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल जो है वो भी अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली एसक्यूएल की क्यूरी लिखेंगे हम, अपडेट कर लो, किसको अपडेट कर लो, बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ को अपडेट कर लो, और उसमें सेट सेट आपका पहला है डी नेम, ठीक है, सेट डी नेम इक्वल्स, डी नेम में क्या वैल्यू डालनी है, डी नेम में वैल्यू डालनी है, या डी नेम के अंदर हमने क्या देना है, डी नेम में हमने देना है वही वैल्यू जो कि इस टाइम पे डेप्थ डेटा ब्लॉक के डी नेम के अंदर वैल्यू पड़ी है, कॉमा एलओसी, एलओसी को भी सेट करना है ना, तो एलओसी के अंदर क्या वैल्यू डालनी है, एलओसी में वही वैल्यू डालनी है जो कि डेप्थ जो डेटा ब्लॉक है उसके अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम एलओसी है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू आप डाल दो, ठीक है ना। कहाँ पे डाल दो, बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ में, लेकिन कौन से रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, वरना तो आपके सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर, यानी कि आपने सिर्फ उसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल के उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है कि जिसका डेप्थ नंबर जो है वो बराबर है किस चीज़ के, वो बराबर है आपके डेटा ब्लॉक का जो पहला आइटम है विच इज़ डिस्प्ले आइटम, वो तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू वहाँ पे है ना उसी रिकॉर्ड को आप वहाँ पे अपडेट कर दो, ठीक है। कैनवस के ऊपर, कैनवस अगर मैं आपको दिखा सकूँ, कैनवस के ऊपर ये जो वैल्यू है डेप्थ नंबर की, ठीक है ना, और ये कौन से ब्लॉक में पड़ा हुआ है, ये डेप्थ वाले ब्लॉक में, ये डेप्थ नंबर की ये आइटम है, इसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने जो रिकॉर्ड अपडेट करना होगा तो उसका डेप्थ नंबर विल नॉट बी अपडेटेड, ठीक है। तो जो डेप्थ नंबर यहाँ पे वही डेप्थ नंबर बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वाले टेबल के अंदर भी वही डेप्थ नंबर चल रहा है, तो उस रिकॉर्ड को हम बेसिकली अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेयर का क्लॉज लगाया है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, और इसको हम रन करके देखते हैं, और इसकी अब अपडेशन वाला जो इफेक्ट है ये हम देखना चाहेंगे कि क्या वो अपडेट होता है या नहीं होता। पहले तो अपडेट नहीं हो रहा था, ठीक है, आपके सामने था, अब हम देखते हैं कि वो क्या अपडेट अब होगा या नहीं होगा। तो इसमें आ जाएंगे, क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। ये जो 41 जो डेप्थ नंबर है ना, इसका हम डी नेम जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, इस रिकॉर्ड में मसला देगा, इसका एलओसी जो है अभी थोड़ी देर पहले तो चेंज कर रहा था इसको। अच्छा, ये डेप्थ नंबर जिसका 10 है ना, हमने उसकी एलओसी की वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है, ठीक है। तो डी नेम की वैल्यू भी सेट हो गई, वहाँ पे हमने लिख दिया कि फ़र्ज़ करें अगर यूज़र जो है वो डी नेम की वैल्यू भी अगर बाय चांस अगर चेंज कर देता है, तो हम उस क्यूरी के अंदर जो अभी पोस्ट अपडेट की जो क्यूरी जो ट्रिगर था उसमें हमने क्यूरी लिखी थी, उसमें हमने डी नेम को भी सेट करवा दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें पहले ही अकाउंटिंग पड़ा है, उसमें अकाउंटिंग फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। और पेशावर पहले इसमें जो है न्यूयॉर्क वैल्यू पड़ी थी, अब इसके अंदर पेशावर वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं सेव करूँगा, ये सेव हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, ये सेव हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो लोकेशन की वैल्यू है इट हैज़ बीन चेंज। अब इसको हम दोनों टेबल्स के अंदर चेक करेंगे, ठीक है। पहले टेबल कौन सा है आपका, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डेप्थ डिपार्टमेंट नंबर 10 इट वाज न्यूयॉर्क, ये पेशावर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम वो जो दूसरा हमारा टेबल है अब बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वाला उसको भी देख लेते हैं, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, तो उसमें भी ये 10 नंबर जो है ये इसकी लोकेशन चेंज हो गई है, ठीक है, अपडेशन हो गई है, यानी कि उसके पीछे जो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको मैनुअली करने की अपडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस आपने ट्रिगर लगा दिया, ट्रिगर के पीछे आपने उसकी अपडेशन की जो स्टेटमेंट है जो क्यूरी है वो आपने क्यूरी लिख दी और उस तरीके से ये अपडेट हो गया, ठीक है। पोस्ट अपडेट भी क्लियर है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सेव अपडेट, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 25 मिनट हो गया, 30 मिनट्स तक देखते हैं, ठीक है। अगला ये ट्रिगर देख के तो उसके बाद सेव कर देते हैं। अगला ट्रिगर है जी पोस्ट डिलीट का ट्रिगर, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र जो है वो डेप्थ के टेबल से अगर कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट करता है ना,
तो वो रिकॉर्ड वहाँ से तो ठीक है, वो तो कोई उसमें इशू नहीं है, वो तो डिलीट हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड, दैट रिकॉर्ड शुड ऑल्सो बी डिलीटेड फ्रॉम द बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल। बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ का जो टेबल है वहाँ से भी वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये ट्रिगर नहीं लगाते और उस तरह देखते हैं कि फिर वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी विदाउट दिस ट्रिगर, और फिर हम देखेंगे कि विद दिस ट्रिगर फिर क्या सिचुएशन होगी। इसको क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये जो 40 नंबर है, 41 नंबर जिसका है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो भाई ये तो सिंपल सा है, इसको डिलीट कर दिया। ये अब इस रिकॉर्ड पे कुछ मसले कर रहा है। ये जो रिकॉर्ड हमने जो एंटर किया था ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम डेप्थ वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 41 एंड डिलीट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 41। क्यूरी एग्जीक्यूट। कमेंट नहीं किया, क्यूरी एग्जीक्यूट। ठीक है, अच्छा ये 40 नंबर जो है इसको चलिए डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट करूँगा, रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया। अब इसको मैं चेक करता हूँ अपने डेप्थ के टेबल में। तो डेप्थ के टेबल से तो ये डिलीट हुआ होगा। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डेप्थ, तो वहाँ पे सेव नहीं किया इसको सेव कर लेते हैं हम। ठीक है, और इसको अनेबल टू डिलीट रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, वो चाइल्ड उसके रिकॉर्ड्स हैं ना, एक्चुअली उसके चाइल्ड रिकॉर्ड्स भी है ना। 40 नंबर के चाइल्ड रिकॉर्ड्स भी है ना, इसलिए वो उसको डिलीट नहीं कर सकता। तो इसमें से कर लेते हैं कि एक नया डाल लेते हैं रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड सेव हो गया और इसको मैंने डिलीट भी कर दिया। ठीक है, डिलीट हो गया है ना ये 41 नंबर का। इसको मैं कर लेता हूँ सेव भी, और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 41 नंबर यहाँ से जो डिलीट हो गया होगा। डिपार्टमेंट वाला ये जो क्यूरी है इसको मैं दोबारा चलाता हूँ, 41 डजंट एग्जिस्ट आया था, फिर डिलीट हो गया। लेकिन वो जो दूसरा जो टेबल है ना, बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वाला, उसको ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, तो रिकॉर्ड एंटर तो हुआ है, ठीक है, डिलीट नहीं हुआ। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट डिलीट वाला जो ट्रिगर है वहाँ पे हम ये बाय फोर्स हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। बैकअप अंडरस्कोर टेबल से भी हम उसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे विंडो में आ जाते हैं और PL² एडिटर के अंदर हम आ जाते हैं, और ऑब्जेक्ट नेविगेटर में हम ब्लॉक के ऊपर ट्रिगर लगा रहे हैं। तो ट्रिगर है आपका पोस्ट डिलीट वाला, पोस्ट डिलीट यानी कि आफ्टर डिलीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्यूरी लिख दें, डिलीट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू, डेप्थ नंबर कौन सा, जो कि डिपार्टमेंट वाले डेटा ब्लॉक का डेप्थ नंबर। ठीक है, अब इसको मैं रन करने से पहले सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड भी डिलीट कर देता हूँ इसमें से। डिलीट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 41। ये फ्लो यहाँ से डिलीट हो गई, और इसको मैं सबमिट भी कर देता हूँ। अच्छा, ये ट्रिगर तो लग गया ना इसके ऊपर, इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। क्यूरी एग्जीक्यूट, एक नया रिकॉर्ड इसमें पहले इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
रिकॉर्ड स्लाइड एंड सेव, दोनों टेबल्स में ये रिकॉर्ड आपके चले गए होंगे। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डेप्थ, तो वहाँ पे एक रिकॉर्ड गया है, ठीक है, 41 नंबर वाला। और सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, तो वहाँ पर भी ये रिकॉर्ड जो है आपका चला गया, क्योंकि उसमें वो पोस्ट इंसर्ट वाली जो है वो लगी हुई थी, हमारी ट्रिगर लगा हुआ था। अब इसमें चेक करते हैं आपका जो पोस्ट डिलीट वाला जो ट्रिगर है वो काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, 41 नंबर रिकॉर्ड है, इसको डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, इसको सेव भी कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने टेबल को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना बैकअप वाला टेबल, उसमें तो 41 नंबर रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ठीक है, और जहाँ तक बात है डेप्थ टेबल की, तो वहाँ से भी डिलीट हो गया होगा। ठीक है, वो तो कोई इशू ही नहीं है उसमें। ये क्लियर है। अब इस तरह करते हैं ना कि इस वीडियो को सेव कर लेते हैं, इससे पहले कि ये सॉफ्टवेयर